हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे सीआईबी रिटेल बैंकिंग मॉड्यूल सी का यूनिट 11 जो कि डिलीवरी चैनल्स इन रिटेल बैंकिंग के ऊपर है। तो फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन में जो बोल रहा है कि डिलीवरी चैनल का मतलब होता है कि ऐसे चैनल्स जिनके थ्रू जो बैंकिंग सर्विसेज हैं वो हम लोग कस्टमर तक पहुंचा पाते हैं। तो वही अलग अलग तरह के डिफरेंट चैनल्स जो हैं डिलीवरी चैनल्स, वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो चैनल सेटिस्फैक्शन अफेक्ट्स द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कस्टमर परचेज। चैनल अगर आपका सही से जो है कस्टमर तक प्रोडक्ट डिलीवरी कर पा रहा है तो इससे क्या होता है कि कस्टमर परचेज जो है वो बढ़ता है। वेरियस चैनल अवेलेबल फॉर रिटेल बैंकिंग इन ऑर्डर टू अचीव कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो जो बहुत सारे चैनल्स अवेलेबल हैं रिटेल बैंकिंग में जिससे कि हम लोग कस्टमर सेटिस्फैक्शन को अचीव करते हैं, तो वही हम लोग इस चैप्टर में आगे देखेंगे। तो सबसे पहला जो है वो है चैनल एक्सपीरियंस। तो मल्टी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन इज द प्रैक्टिस अडॉप्टेड बाय ऑलमोस्ट ऑल बैंक्स फॉर टोटल कस्टमर एक्सपीरियंस। जो मल्टी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन है बैंकिंग इंडस्ट्री में, अभी ऑलमोस्ट जितने भी बैंक हैं वो सब के सब जितने भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ चैनल्स हैं डिलीवरी चैनल्स, वो जो है यूटिलाइज करती हैं। और ये क्या चीज़ किस चीज़ पे डिपेंड करता है? कस्टमर सेगमेंट यूजिंग द डिफरेंट चैनल्स। अलग अलग कस्टमर सेगमेंट जो है वो अलग अलग चैनल्स जो है उसको यूज़ करना पसंद करते हैं। तो नॉर्मली जो है डिलीवरी चैनल्स, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू जो है वो दर्शाया गया है कि डिलीवरी चैनल्स मेनली दो तरह के होते हैं। पहला है फिजिकल चैनल और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक एंड रिमोट चैनल्स। फिजिकल चैनल्स में ब्रांच एंड एक्सटेंशन काउंटर्स हो गया, जहाँ पे कि कस्टमर जो है फेस टू फेस स्टाफ के से कांटेक्ट होता है, वहाँ पे जो प्रोडक्ट्स जो है वो सेल आउट होते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक एंड रिमोट चैनल्स में आपका एटीएम्स हो गया, इंटरनेट बैंकिंग हो गया, मोबाइल बैंकिंग हो गया एंड अदर चैनल्स जो कि अभी हम लोग आगे चैप्टर में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिकल और डायरेक्ट चैनल जो कि है ब्रांच। तो ब्रांच जो है ये प्राइमरी डायरेक्ट चैनल की तरह काम करता है। यहाँ पे कस्टमर के अंदर एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो डेवलप होता है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो फिजिकली जो है इन्वॉल्व होते हैं और सर्विस एक्सपीरियंस जो है उसको पर्सनली जो है फील करते हैं। यहाँ पे कम्युनिकेशन भी जो है वो डायरेक्टली होती है थ्रू बिटवीन बैंक स्टाफ एंड कस्टमर्स। सेंस ऑफ बॉन्डिंग भी, एक तरह का बॉन्डिंग भी डेवलप होता है बैंक स्टाफ और कस्टमर्स के बीच में। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज व्हेन एक्सप्लेन टू द कस्टमर डायरेक्टली, बेटर अंडरस्टैंडिंग। अगर जो प्रोडक्ट और सर्विसेज या जो भी उससे रिलेटेड क्वेरीज हैं जो कस्टमर जो है डायरेक्टली एक्सप्लेन किए जाते हैं और यहाँ उनके पास जो है बेटर अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप होती है। गुड ब्रांच लेआउट एंड एम्बियंस इनहेंस द फील गुड फैक्टर अमंग द कस्टमर। अगर ब्रांच का एम्बियंस जो है वो काफ़ी अच्छा हो तो ये कस्टमर के अंदर एक फील गुड फैक्टर जो है वो डेवलप करता है। तो हमारा ब्रांच लेआउट और एम्बियंस जो है वो कैसा होना चाहिए? तो सिस्टम ऑफ लोकेटिंग द वेरियस सर्विस फैसिलिटीज विद इन द ब्रांच इन ऑर्डर टू डिलीवर द मोस्ट कन्वीनियंट सर्विस टू द कस्टमर। ब्रांच में जो है हर चीज़ जो है क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए कि कौन सी सर्विस फैसिलिटी जो है वो कस्टमर को कहाँ पे मिलेगी, और वो ऑर्डरली जो है वो डिवाइड होना चाहिए जिससे कि कस्टमर को सर्विस लेने में काफ़ी कन्वीनियंट होगी। द एम्बियंस ऑफ द ब्रांच शुड बी सच दैट इट इंक्रीज द कम्फर्ट फैक्टर इन द माइंड ऑफ द कस्टमर। और ब्रांच का एम्बियंस जो है वो ऐसा होना चाहिए कि ये कस्टमर के माइंड में जो है एक कंफर्ट फैक्टर जो है वो डेवलप करे, कस्टमर को कोई भी सर्विस लेने में वहाँ पे कोई भी कठिनाई का अनुभव ना हो। तो इस तरीके का जो ब्रांच एम्बियंस है वो होना चाहिए। अभी एडवांटेज ऑफ ए गुड ब्रांच लेआउट। अब अच्छे ब्रांच लेआउट का क्या एडवांटेज है? तो ये जो है स्टाफ का या जो भी फ्लो ऑफ सर्विस है उसको, उसकी इफिशियंसी को प्रमोट करेगा। स्टाफ मेंबर और कस्टमर के बीच में एक बेटर कोऑर्डिनेशन जो है वो डेवलप होगा। ये स्टाफ को जो है एक कंफर्टेबल और कंजीनियल वर्क इन्वायरमेंट जो है वो प्रोवाइड करेगा। और एक जो ब्रांच एम्बियंस है फ्रेंड्स, वो एक इमेज बिल्डिंग टूल की तरह भी काम करता है। जिस ब्रांच का एम्बियंस काफ़ी अच्छा और ऑर्गेनाइज्ड हो तो वो एक अच्छा इमेज बिल्डिंग जो है वो बैंक का क्रिएट करता है। It also helps in reducing cost as the facilities are planned for maximizing efficiencies। और ये कॉस्ट को भी कम करने में हेल्प करता है जिससे कि बैंक की या ब्रांच की जो है वो इफिशियंसी जो है वो बढ़ती है। अभी ब्रांच लेआउट का और सर्विस डिलीवरी का क्या रिलेशन है?
तो स्टैंडर्डाइज्ड फ्रंट ऑफिस विथ लेंदी काउंटर सेपरेटेड द कस्टमर एंड स्टाफ विल डिलीवर द सर्विस अक्रॉस द काउंटर। अगर फ्रंट ऑफिस जो है, पहले क्या होता था कि जो स्टैंडर्डाइज फ्रंट ऑफिस होता था वहाँ पे लेंदी काउंटर होते थे जो कि कस्टमर को और स्टाफ को सेपरेट करते थे। अभी जो न्यू बैंकिंग एरा में है फ्रेंड्स, वहाँ पे क्या हो गया है कि कंसेप्ट ऑफ काउंटर विद द कॉर्पोरेट कलर स्कीम्स हैज रिप्लेस द ट्रेडिशनल काउंटर। जो पहले के ट्रेडिशनल काउंटर जो सिस्टम था वो अब कॉर्पोरेट कलर स्कीम काउंटर से चेंज हो चुका है। यहाँ पे कोर बैंकिंग सॉल्यूशन जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है कस्टमर को, जो कि एक टेक्नोलॉजी का जो है डेवलपमेंट है जो कि कस्टमर फील कर सकते हैं। और कोर बैंकिंग सोल्यूशन आने के बाद से जो सर्विस डिलीवरी है इन मोस्ट ऑफ द बैंक वो काफ़ी चेंज हुई है। अभी बैंकों में सिंगल विंडो कॉन्सेप्ट जो है वो हो गया है, जहाँ पे कि कस्टमर को एक ही काउंटर पे मल्टीपल सर्विस जो है वो डिलीवर किया जाने लगा है। तो जो सिंगल विंडो कॉन्सेप्ट है दैट हैज बाउट द कस्टमर क्लोज टू द सर्विस पर्सनल ऑफ द बैंक। द काउंटर्स वेयर इंडिविजुअली डिजाइंड एज दिस टू क्रिएट अ 1-to-1 रिलेशनशिप विद द कस्टमर। अभी जो है काउंटर इंडिविजुअली डिजाइन किए जाने लगे हैं, जहाँ पे कि कस्टमर के साथ 1-to-1 रिलेशनशिप जो है वो स्टाफ डेवलप कर सकते हैं। कस्टमर कैन अवेल एनी ऑफ हिज सर्विस रिक्वायरमेंट फ्रॉम एनी ऑफ द डेस्क। अभी जो है कस्टमर कोई भी सर्विस किसी भी डेस्क से जो है अवेल कर सकते हैं। दिस डेवलपमेंट हैज हैपेंड अक्रॉस बैंक इन ऑल मेट्रो एंड अर्बन सेंटर्स, मोर पर्टिकुलरली इन प्राइवेट बैंक्स एंड ऑफ कोर्स इन मोस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक। इस तरीके का जो काउंटर है सिंगल विंडो कॉन्सेप्ट वाला, ये मोस्टली जो है अर्बन में और मेट्रो एरियाज में जो है काफ़ी पॉपुलर है। बट द ट्रेडिशनल ब्रांच लेआउट कंटिन्यूज इन मोस्ट ऑफ द रूरल एंड सेमी अर्बन ब्रांचेज ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स। और जो ट्रेडिशनल ब्रांच लेआउट कंटिन्यूज है वो अभी मोस्ट ऑफ द रूरल एंड सेमी अर्बन ब्रांचेस, जो पब्लिक सेक्टर बैंक की रूरल और सेमी अर्बन ब्रांचेस है, वहाँ पे अभी भी ट्रेडिशनल लेआउट जो है वो कंटिन्यू है। लेकिन फ्रेंड्स अभी इन प्रैक्टिकल जो है देखा जाए तो ये मुझे उल्टा ही लगता है, क्योंकि रूरल और सेमी अर्बन एरियाज ब्रांचेस में स्टाफ कम होते हैं, तो मोस्टली जो है एक ही काउंटर से कस्टमर को जो है ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस जो है वो डिलीवर करनी होती है बैंक स्टाफ्स को। और मेट्रो एंड अर्बन सिटीज़ में जो है नंबर ऑफ काउंटर्स एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो है ब्रांचेज में अधिक होते हैं, तो वहाँ पे मोस्टली जो है एक टाइप के वर्क, जैसे अगर पासबुक काउंटर है तो वहाँ पे मोस्टली पासबुक ही होते हैं, आरटीजीएस काउंटर में आरटीजीएस काउंटर्स होते हैं, तो वहाँ पे जो है सेपरेट सर्विसेज के लिए, स्पेशल सर्विसेज के लिए स्पेशलाइज्ड काउंटर्स होते हैं। तो अभी जो है ये मिक्स्ड सिस्टम जो है वो चल रहा है बैंकों में। हालांकि सिंगल विंडो कॉन्सेप्ट जो है वो अर्बन और मेट्रोज में ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन अभी रूरल और सेमी अर्बन में भी ड्यू टू स्टाफ शॉर्टेज आप देखेंगे कि एक ही काउंटर में जो है स्टाफ्स को सारी सर्विसेज जो है वो डिलीवर करनी पड़ती हैं कस्टमर्स को। अभी नेक्स्ट जो यहाँ पे टॉपिक है वो है पर्सनल बैंकिंग ब्रांचेस। तो पर्सनल बैंकिंग ब्रांचेस जो है इस तरीके के ब्रांचेस, जैसे कुछ अगर स्पेशलाइज्ड सर्विसेज हैं बैंकों की, तो उसके लिए बैंक ने एक स्पेशल ब्रांचेस खोल रखे हैं, जैसे कि कॉर्पोरेट ब्रांच, एसएमई ब्रांच, एग्री फिनेंस ब्रांच, पर्सनल बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग ब्रांच। तो इस तरह के ब्रांचेस को हम लोग पर्सनल बैंकिंग ब्रांच कहते हैं। अभी जो है हमारा रिटेल एसेट प्रोसेसिंग सेंटर जो होता है वो भी एक स्पेशलाइज्ड सेंटर की तरह काम करता है, और इनको ओपन किया गया है स्पीडी प्रोसेसिंग एंड डिसबर्समेंट ऑफ रिटेल लोन्स के लिए। वहाँ पे क्या है कि जो लोन का प्रोसेसिंग है वो काफ़ी इजीली हो, फास्ट हो, और रिटेल लोन का डिसबर्समेंट जो है वो जो है जल्दी किया जा सके। The objective of the bank is to use the specialized branches as a tool to enhance the delivery effectiveness of service by prescribing TAT for different retail loans। और इस तरीके का जो हब है या रिटेल लोन प्रोसेसिंग सेंटर बनाने का जो बैंकों का जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि जो डिलीवरी है उसको इन्हेंस किया जाए और इफेक्टिवनेस ऑफ द सर्विस जो है उसको प्रिस्क्राइबिंग टैट के थ्रू जो है डिफरेंट रिटेल लोन्स को कंप्लीट किया जाए। Formalities for opening the account are completed at the branch level, and opening of account, issue of passbook, checkbook, debit card, PIN etc. are carried out through a centralized back office mechanism। तो ये तो फ्रेंड जैसे रिटेल एसेट प्रोसेसिंग सेंटर हो गया एसेट पार्ट के लिए, ठीक वैसे ही लाइबिलिटीज साइड के लिए भी बैंकों में लाइबिलिटी सेंट्रल प्रोसेसिंग सेल्स होते हैं। उनका जो मेन काम होता है ब्रांचेज में अकाउंट ओपन करने के बाद
जो बाकी के काम होते हैं जैसे पासबुक इशू करना, चेकबुक इशू करना, डेबिट कार्ड इशू करना, पिन मेलर इशू करना, ये सारे काम जो है वो बैक ऑफिस मैकेनिज्म के थ्रू होते हैं। अभी कुछ बैंकों में फ्रेंड्स फिक्स डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट के लिए भी इस तरीके का सिस्टम जो है वो शुरू कर दिया गया है, जहाँ पे कि बैंकों को ब्रांचेस जो है वो कस्टमर से अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जो है फिक्स डिपॉजिट ओपनिंग फॉर्म वो लेकर उनके पास एक स्कैन मैकेनिज्म होता है, वहाँ पे वो फॉर्म्स को स्कैन करके जो है प्रोसेसिंग सेल्स को भेज देते हैं और उसके बाद अकाउंट ओपनिंग एंड इशू ऑफ सर्टिफिकेट्स वगैरह जो काम होते हैं वो प्रोसेसिंग सेल्स के थ्रू होते हैं। अभी नेक्स्ट जो डिलीवरी चैनल है बैंकों का वो है ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स यानी कि एटीएम। एटीएम जो है ये सबसे पॉपुलर डिलीवर चैनल होता है बैंकों का। तो एटीएम्स आर द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ रिमोट चैनल्स दैट मूव द कस्टमर अवे फ्रॉम द ब्रांच। तो इस एटीएम का जैसे फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं एटीएम का मतलब है विड्रॉ मनी ड्यूरिंग एनी टाइम ऑफ द डे अकॉर्डिंग टू देयर विल एंड प्लेजर। कस्टमर जो है अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से वो पैसे जो है विड्रॉ कर सकते हैं। कैश विड्रॉल के लिए है मोस्टली एटीएम, और ये जो है ब्रांचेस से कस्टमर को कम करने के लिए भी है, और ये सर्विस कॉस्ट में भी कंपैरेटिवली जो है लेस कॉस्ट होता है थ्रू एटीएम्स। अगर कोई कस्टमर एटीएम से अगर कैश विड्रॉल करता है तो उसकी जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट आती है, और ब्रांच से एक एम्प्लॉय के थ्रू अगर कोई ट्रांजैक्शन होता है तो उसकी जो कॉस्ट होती है, दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है। देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ एटीएम। अभी 2 तरह के एटीएम्स होते हैं रिटेल कस्टमर्स के लिए। पहला तो है ऑन साइट एटीएम और दूसरा है ऑफ साइट एटीएम। तो ऑन साइट एटीएम जो होता है वो ब्रांच प्रेमिसेस में ही इंस्टॉल होता है, इसीलिए उसको ऑन साइट एटीएम कहते हैं। और जो ऑफ साइट एटीएम होता है वो ब्रांच से दूर होता है, सिचुएटेड अवे फ्रॉम द ब्रांच। द ट्रांजेक्शन इन एटीएम मेनली हैपेंस आइदर थ्रू डेबिट कार्ड्स और क्रेडिट कार्ड। और दूसरे जो एटीएम है फ्रेंड्स, एक वाइट लेबल एटीएम होता है। वाइट लेबल एटीएम जो होता है ये एक कॉमन नेटवर्किंग अरेंजमेंट के थ्रू काम करता है, जो कि नेशनल फाइनेंशियल स्विच जो है वो उसका जो वर्किंग अरेंजमेंट है नेटवर्किंग, वो नेशनल फाइनेंशियल स्विच जो है वो अरेंज करती है। और यहाँ पे जो है ऑपरेशन जो है वो वहाँ पे 2 इम्पॉर्टेंट नेटवर्किंग अरेंजमेंट होते हैं, जिसमें कि पहला है कैश ट्री और दूसरा है इन्फिनेट। इन्फिनेट का मतलब है नेशनल फाइनेंशियल स्विच ऑफर्ड नेटवर्किंग फैसिलिटी अक्रॉस बैंक। तो व्हाइट लेबल एटीएम जो है ये दोनों नेटवर्किंग स्विच के बेसिस पे काम करती है। अभी है ट्रांजैक्शन एट बैंक्स ओन एटीएम एट एनी लोकेशन। तो फ्रेंड्स बैंक जो है वो अकाउंट होल्डर को मिनिमम 5 ट्रांजैक्शन जो है इंक्लूडिंग बोथ फिनेंशियल एंड नॉन फिनेंशियल इन अ मंथ जो है वो प्रोवाइड करती है फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद ट्रांजैक्शन एट एनी अदर एटीएम। एनी अदर एटीएम में जो 6 मेट्रोज लोकेशन है, मुंबई, न्यू दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु एंड हैदराबाद, वहाँ पे 3 फ्री ट्रांजैक्शन मिलते हैं फॉर बोथ फिनेंशियल और नॉन फिनेंशियल इन अ मंथ। और नॉन मेट्रो लोकेशन में अदर बैंक्स के एटीएम अगर कस्टमर यूज करते हैं तो उनको मिनिमम ऑफ 5 ट्रांजैक्शन मिलते हैं इंक्लूडिंग फिनेंशियल एंड नॉन फिनेंशियल इन अ मंथ। अभी इसके लिए जो चार्जेस है फ्रेंड्स वो 20 रुपीज़ पर ट्रांजेक्शन प्लस सर्विस टैक्स जो है वो कस्टमर को बेयर करना पड़ता है अगर वो 5 बार से ज़्यादा ट्रांजेक्शन करते हैं तो। और ये जो गाइडलाइन है वो 1/11/2014 से आरबीआई ने जो है वो लागू किया हुआ है। अभी फेल्ड एटीएम ट्रांजेक्शन के लिए क्या रूल है। फेल्ड एटीएम ट्रांजेक्शन में अगर कोई कस्टमर जो है वो बैंक हैव बीन मैंडेट टू रिजॉल्व कस्टमर कंप्लेंट बाय रिक्रेडिटिंग द कस्टमर्स अकाउंट विद इन 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लेन। अगर कोई कस्टमर फेल्ड एटीएम के फेल्ड ट्रांजेक्शन के लिए अगर बैंक को कंप्लेन करता है तो कंप्लेन की डेट से लेकर के 7 वर्किंग डेज के अंदर कस्टमर का अकाउंट जो है वो रिक्रेडिट करना होता है। अगर बैंक जो है फेल होती है इसको करने में तो उसको 100 पर डे करके जो है कस्टमर को कॉम्पनसेशन देना होता है। इफ द कंप्लेन इज नॉट लॉज्ड विद इन 30 डेज ऑफ ट्रांजेक्शन द कस्टमर इज नॉट इंटाइटल्ड फॉर एनी कॉम्पनसेशन। और अगर कस्टमर जो है फेल्ड ट्रांजेक्शन होने के 30 दिनों के अंदर अगर बैंक को इन्फॉर्म नहीं करता है या कंप्लेन लॉज नहीं करता है तो फिर कस्टमर को किसी भी तरह का कॉम्पनसेशन जो है वो नहीं दिया जाएगा। अभी देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे व्हाइट लेवल एटीएम के बारे में फिर से बता रहा है। तो व्हाइट लेवल एटीएम क्या है,
ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉन बैंक एंटिटीज। जो नॉन बैंक एंटिटीज है अगर वो एटीएम सेटअप करते हैं तो उसको हम लोग व्हाइट लेबल एटीएम कहते हैं, और ये कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग जो है वो काम करता है। एटीएम इशू एंड रिस्क। एटीएम में फ्रेंड्स बहुत सारा जो प्रॉब्लम होता है उसमें जो सबसे मेन प्रॉब्लम है दैट इज ब्रेकडाउन एंड कैश आउट सिचुएशन। इससे क्या होता है कि अगर कोई एटीएम अगर खराब है या वहाँ पे कैश नहीं है तो ये जो है एटीएम के मेंटेनेंस को और इशू को जो है वो इन्हेंस करता है। तो अभी अगर एटीएम जो है फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन है तो वो किस किस कारण से होता है वो यहाँ पे बता रहा है। तो मान लीजिए कभी पावर फेलियर हो गया, या कैश हैंडलर फॉल्ट है, रिजेक्ट बिन फुल है, या मशीन में ब्रेकडाउन है, तो ये जो है मेजर रीजन है एटीएम ब्रेकडाउन्स के लिए। तो ब्रेकडाउन्स को हम लोग कब कम कैसे कर सकते हैं, तो जो एटीएम चैनल मैनेजर हैं, वेंडर्स हैं, उनको जो है पीरियोडिक विजिट करना चाहिए एटीएम का, और एटीएम को मॉनिटर करना चाहिए। ऑनलाइन सिस्टम इनेबल होना चाहिए जो कि इमीडिएट नोटिफिकेशन दे एटीएम के ब्रेकडाउन के बारे में, और उसको प्रायोरिटी बेसिस में रीस्टोर किया जा सके। टॉप मैनेजमेंट को भी हमेशा जो है डाउन टाइम रिपोर्ट्स को देखना होगा। डिटेल्ड सर्विसिंग एंड रिप्लेसमेंट ऑफ सिस्टम इफ नेसेसरी, अगर ज़रूरत हो तो उसकी डिटेल सर्विस और रिप्लेसमेंट की अगर रिक्वायरमेंट हो तो वो करना चाहिए। पीरियोडिक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो है वो एटीएम्स का होना चाहिए, और रूट कॉज एनालिसिस बेसिस पे जो है करेक्टिव एक्शन जो है वो एटीएम को प्रोवाइड कराना चाहिए। अभी डिस्क्रिपेंसीज इन कैश डिस्पेंसन, ये भी एक एटीएम का प्रॉब्लम है, तो इसको भी पीरियोडिक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और कस्टोडियंस को प्रॉपर कैश लोडिंग का ट्रेनिंग देना चाहिए। सीनियर मैनेजमेंट जो है उनको ओवरसाइट करना चाहिए और करेक्टिव एक्शन जो है वो प्रोवाइड करना चाहिए। तो इस तरह ये सारी चीज़ें जो है इम्प्लीमेंट करके कैश डिस्पेंस में अगर कोई डिस्क्रिपेंसीज आ रही है तो उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है। कैश आउट जो कि मोस्टली हम लोगों को एटीएम में देखने को मिलता है, तो इसको भी रेगुलर मॉनिटरिंग के थ्रू और लोडेड विथ करेंसी बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैश डिस्पेंसन, जिस एटीएम से जितनी फ्रीक्वेंसी में कैश जो है डिस्पेंस होता है उतनी फ्रीक्वेंसी में उसमें कैश लोड होना चाहिए। तो इस तरीके से कैश आउट से जो है बैंक जो है एटीएम को ये कर सकती है। फिर है वेंडर इज इन्फॉर्म टू रिप्लेनिश कैश इमीडिएटली, अगर कैश जो है ख़त्म हो जाता है तो वेंडर्स को इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है कैश रिप्लेनिश के लिए। अभी क्वालिटी ऑफ नोट्स, एटीएम में जो है हमेशा ही फ्रेंड्स सॉर्टेड और प्रोसेस्ड ऑन हाई टेक नोट सॉर्टिंग मशीन से जो भी नोट सॉर्टिंग होते हैं उस तरीके के नोट को ही एटीएम में जो है वो लोड करना चाहिए। तो इससे क्या है कि जो टेक्निकल फॉल्ट अराइज होते हैं ड्यू टू म्यूटिलेटेड एंड स्वाइल्ड नोट्स वो काफ़ी कम होंगे। एक्सेस टू ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म जो है वो स्मूथ एक्सेस होना चाहिए एटीएम रिलेटेड इशू के लिए, और ग्रीवेंस रिड्रेसल प्रोसीड्योर जो है वो एटीएम प्रेमिसेस में डिस्प्ले होना चाहिए। एटीएम के मामले में कॉल सेंटर और जो भी ब्रांच हैं वहाँ पे ऑटो एस्केलेशन ऑफ कंप्लेंट्स का सिस्टम जो है वो इनेबल होना चाहिए, जिससे कि स्पीडी रिजोल्यूशन ऑफ कंप्लेंट जो है वो किया जा सकता है। सिक्योरिटी मेजर्स, एटीएम में हमेशा जो है बैंकों को सिक्योरिटी मेजर्स को हमेशा देखना है और ये इंश्योर करना है कि जो एटीएम का सिक्योरिटी इन्वायरमेंट जो है वो अच्छा हो और ये कस्टमर के कॉन्फिडेंस को जो है वो बनाए रखे। तो जो भी केयर टेकर है ऑफ साइट एटीएम के वो वहाँ पे होने चाहिए। उसके बाद लोकल पुलिस अथॉरिटीज़ जो है वो रेगुलर बेसिस में वहाँ पे मॉनिटरिंग के लिए या पेट्रोलिंग के लिए जो है अवेलेबल होनी चाहिए। जो कैश रिट्रैक्शन फैसिलिटी है वो डिजेबल होना चाहिए एटीएम में एज पर आरबीआई गाइडलाइन इन व्यू ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फ्रॉड्स कमिटेड बाय फ्रॉडस्टर्स। सिक्योरिटी स्क्रीन जो है वो मशीन में लगे होने चाहिए। लॉगिंग आउट ऑफ ए कस्टमर इन केस ऑफ इवन ए सिंगल इनवैलिड पिन, अगर कोई कस्टमर इनवैलिड पिन इंटर करता है तो ये ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाना चाहिए। डीप कार्ड रीडर जो है वो ऐसा कार्ड रीडर होता है डिवाइस जो कि एटीएम मशीन में लगा होता है। ये मशीन जो है वो कार्ड को स्वेलो नहीं करता है, आप जस्ट कार्ड को डिप करके उसमें से आप निकाल लीजिए, उसके बाद बाकी के ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अभी फिलहाल में फ्रेंड्स एसबीआई जो है एसबीआई के 100% जो एटीएम मशीन है वो डीप कार्ड रीडर्स हैं।
मिस्ट्री शॉपिंग जो है उसको प्रिवेंट करना चाहिए। एनालिसिस ऑफ कंप्लेंट्स टू आइडेंटिफाई कंप्लेंट फ्रॉम एटीएम्स, अगर किसी एटीएम से जो है लगातार कंप्लेंट्स आ रहे हैं तो उनके कंप्लेंट को एनालिसिस करके उसको मॉनिटर करना चाहिए। अभी कस्टमर अवेयरनेस एंड एजुकेशन मेजर, एटीएम के बारे में जो भी पोस्टर, नोटिस, सेफ्टी टिप्स जो हैं, यूजिंग ऑफ कार्ड और एटीएम जो है वो प्रोमिनेंटली डिस्प्ले होना चाहिए एटीएम में। कस्टमर को यूजर मैनुअल और लेटर अलोंग विद द कार्ड जो है वो एट द टाइम ऑफ कार्ड इशू प्रोवाइड करना चाहिए। थ्रू प्रिंट मीडिया और रेडियो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू भी कस्टमर्स को सेफ्टी मेजर्स और प्रिकॉशन ऑन एटीएम ट्रांजैक्शन के बारे में जो है वो सूचित करना चाहिए। और कस्टमर से फीडबैक लेना चाहिए थ्रू सर्वे और फोन कॉल्स। अभी एटीएम ऑपरेशन, एटीएम कैसे ऑपरेट होता है, तो ये तो फ्रेंड्स हम लोग सब लोग जानते हैं। एटीएम के जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं एटीएम मशीन के, वो है कार्ड रीडर, जहाँ से जो है एटीएम मशीन कार्ड को रीड करती है। कैश डिस्पेंसर, जहाँ से कि जो कैश है वो एटीएम डिस्पेंस करती है कस्टमर्स को। कीबोर्ड या डिस्प्ले यूनिट या टच स्क्रीन, जिसके थ्रू कस्टमर जो है इंस्ट्रक्शन देते हैं मशीन को। रिसीट प्रिंटर, जिससे कि कस्टमर को एक रिसीट जनरेट होती है उनके विड्रॉल का। और यहाँ एक चीज़ और मिसिंग है फ्रेंड्स, एक जर्नल प्रिंटर भी होता है एटीएम के अंदर, जो कि बैंक की ब्रांच की जो कॉपी होती है वो जर्नल प्रिंटर में प्रिंट होती है फॉर एवरी काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन। एंड द इंटायर पैकेज इज बंडल्ड इन एट द एटीएम मशीन। तो एटीएम मशीन में फॉलोइंग ऑप्शंस होते हैं, विड्रॉल कैश फ्रॉम देयर अकाउंट एंड बैलेंस इंक्वायरी। ये दो ऑप्शन जो है वो मैंडेटरी हैं एटीएम के अंदर। अब ट्रांजैक्शन जो है वो कैसे होता है ये दिया हुआ फ्रेंड्स, इसको इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, और सब लोग जानते हैं कि एटीएम से कैश जो है वो कैसे विड्रॉ होता है। कस्टमर जो है पहले कार्ड को स्वाइप करेगा, देन एटीएम मशीन जो है कार्ड नंबर, स्टार्ट डेट, एक्सपायरी डेट जो है उसमें जो इनकोडेड ब्लैक मैग्नेटिक स्ट्रिप होता है एटीएम के पीछे, उसके थ्रू मशीन को सारे इंफॉर्मेशन को जो है रीड करती है और वेरीफाई करती है, जिसको कि हम लोग कार्ड रिकॉग्निशन प्रोसेस भी कहते हैं। उसके बाद कस्टमर जो है उसको पिन इंटर करना होता है, जो कि 4 डिजिट का होता है नॉर्मली एटीएम का पिन। फिर एटीएम मशीन जो है पिन को वैलिडेट करती है। वैलिडेट करने के बाद अगर कोई कस्टमर जो है उसको 3 चांस मिलता है, अगर उसने इनकरेक्ट पिन जो है इंटर किया हुआ है तो, और अगर 3 चांस में भी वो सही पिन जो है वो नहीं अगर इंटर करता है तो जो कार्ड है वो ब्लॉक हो जाती है। कार्ड दैट हैव बीन रिपोर्टेड लॉस्ट और स्टोलन आर ऑल्सो कॉन्फिस्केटेड। जो अगर कोई कार्ड कस्टमर ने लॉस्ट या इंस्टॉलन कर रखी है तो एटीएम मशीन जो है ऐसे कार्ड को कैप्चर कर लेती है। आफ्टर वेरीफाइंग विद द करेक्टनेस ऑफ द पिन, द कस्टमर इज प्रॉम्प्टेड फॉर ए विड्रॉल क्वेरी और ट्रांसफर ट्रांजेक्शन। पिन वेरिफिकेशन के लिए कस्टमर जो भी अपना सर्विस उसको चाहिए एटीएम मशीन के थ्रू वो ले सकता है। इंटर द डिटेल्स ऑफ इज विड्रॉल, उसको जो भी सर्विस चाहिए वो उसकी डिटेल जो है वो मशीन में इंटर करता है। सिस्टम जो है जो सफिशियंसी ऑफ फंड और जो भी रिक्वायरमेंट है कस्टमर की उसको वेरीफाई करता है। आफ्टर वेरिफिकेशन ट्रांजेक्शन इज अप्रूव्ड एंड द रिक्वेस्टेड अमाउंट ऑफ कैश इज डिस्पेंस्ड। फिर कैश डिस्पेंस इज कलेक्टेड बाय द कस्टमर। डिनोमिनेशन विल बी प्री डिटरमाइंड बाय द सिस्टम। नॉर्मली जो है एटीएम में जो नोट निकलते हैं फ्रेंड्स वो सिस्टम के द्वारा जो है वो प्री डिटरमाइंड होते हैं। कैश विल बी रिप्लेनिश्ड बाय बैंक आइदर डायरेक्टली बाय देम और थ्रू एन आउटसोर्सिंग एजेंसी। और एटीएम में जो कैश रिप्लेनिश का काम होता है वो या तो बैंक करती है या फिर अगर वो आउटसोर्सिंग है तो आउटसोर्सिंग एजेंसी जो है उसमें कैश रिप्लेनिश का और मेंटेनेंस का काम करती है। अभी नेक्स्ट जो डिलीवरी चैनल है वो है पीओएस, यानी कि पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल। तो पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन टर्मिनल होता है। Terminal interacts with a computer file to approve transaction and transmit sales information for posting against customer accounts. तो नॉर्मली जो है 2 तरह के पीओएस टर्मिनल होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर और दूसरा होता है डायल अप टर्मिनल्स। तो पोस्ट मशीन जो होता है फ्रेंड्स वहाँ पे अभी कैश विड्रॉल भी जो है वो किया जा सकता है। इसके लिए अभी जो सीलिंग है वो आरबीआई ने 2000 रखी है टीयर 3 एंड 4 सेंटर के लिए, और टीयर 1 एंड 2 सेंटर के लिए ये 1000 रुपीज़ है। यानी कि आप पोस्ट मशीन से जो है कैश भी विड्रॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो डिलीवरी चैनल है वो है मोबाइल बैंकिंग। मोबाइल बैंकिंग भी अभी आज के डेट में काफ़ी पॉपुलर है फ्रेंड्स। तो मोबाइल बैंकिंग के क्या बेनिफिट्स हैं, इसमें जो है बैंकिंग फैसिलिटीज़ कस्टमर कहीं पे भी जो है कहीं से भी जो है फैसिलिटी यूज़ कर सकता है। ये इजी ऑपरेटेड होता है और ये कस्टमर खुद से जो है इसको ऑपरेट कर सकते हैं।
आप इसमें जो है यूटिलिटी बिल्स पेमेंट का भी ऑप्शन होता है। आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, इवन एक बैंक से दूसरे बैंक में फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप इसमें अलर्ट सेट कर सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। बैंकों के लिए क्या बेनिफिट है, ये इजी एंड मोस्ट एक्सेप्टेबल डिलीवरी चैनल है, कॉस्ट इफेक्टिव है बैंकों के लिए। Mobile banking transaction means undertaking banking transaction using mobile phones by bank customer that involve accessing credit debit to their accounts। मोबाइल बैंकिंग में जो है कस्टमर मोबाइल के थ्रू अपने अकाउंट में ट्रांजेक्शन कर सकता है। ये ट्रांजेक्शन या तो क्रेडिट या डेबिट या कोई भी अदर सर्विसेज जो है वो कस्टमर अवेल कर सकता है। तो अभी मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज जो है SMS, USSD और मोबाइल बैंकिंग ऐप जो है उसके थ्रू अवेल कर सकता है। Only banks that have physical presence in India and implemented core banking solutions are permitted to provide mobile banking services। ऐसे बैंक जो कि फिजिकली प्रेजेंटेड है इंडिया में और कोर बैंकिंग सॉल्यूशन 100% कोर बैंकिंग सॉल्यूशन जो बैंक्स हैं वही मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज जो है वो करने के लिए परमिटेड है RBI के थ्रू। यूज ऑफ मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज फॉर क्रॉस बॉर्डर इनवर्ड एंड आउटवर्ड ट्रांसफर इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर में इनवर्ड हो या आउटवर्ड आप मोबाइल बैंकिंग के थ्रू नहीं कर सकते हैं। एक और मोबाइल बैंकिंग में जो इम्पोर्टेंट सर्विस है फ्रेंड्स वो है इंटर बैंक मोबाइल पेमेंट सर्विसेज यानी कि IMPS। इसको डेवलप किया और ऑपरेट किया जाता है ये नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI के थ्रू। और ये रियल टाइम फंड ट्रांसफ़र जो है वो IMPS के थ्रू हम लोग कर सकते हैं बिटवीन अकाउंट इन डिफरेंट बैंक्स। सेम बैंक या डिफरेंट बैंक के अकाउंट में हम लोग IMPS के थ्रू इमीडिएट फंड ट्रांसफ़र जो है वो कर सकते हैं। इसकी जो ट्रांजैक्शन लिमिट है वो 50,000 पर कस्टमर पर डे है एंड ट्रांजैक्शन अप टू 5,000 जो है वो विदाउट एंड टू एंड इंक्रिप्शन के जो है मोबाइल बैंकिंग में पॉसिबल है। अभी मोबाइल बैंकिंग में क्या क्या सर्विसेज जो है कस्टमर अवेल कर सकते हैं, तो बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट जिसमें कि लास्ट 9 ट्रांजैक्शन जो है वो कस्टमर को देखने को मिलेंगे। फंड ट्रांसफर में मोबाइल टू मोबाइल और मोबाइल टू अकाउंट विद इन बैंक एंड अदर बैंक्स यूजिंग NEFT प्लेटफॉर्म। और इसमें IMPS भी होगा फ्रेंड्स। अभी अदर बैंक्स में IMPS के थ्रू जो है फंड ट्रांसफर कर सकते हैं मोबाइल बैंकिंग के थ्रू। बिल पेमेंट, एयर टिकटिंग, मूवी टिकटिंग, शॉपिंग, मोबाइल रिचार्ज, कॉर्पोरेट फंड ट्रांसफर, टेम्पल डोनेशन, फी पेमेंट, स्टॉप पेमेंट ऑफ चेक्स, चेक स्टेटस, हॉट लिस्टिंग डेबिट कार्ड, ATM और ब्रांच लोकेटर, रिक्वेस्ट टू बैंक में चेकबुक के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं कस्टमर, अकाउंट स्टेटमेंट के लिए, लोन्स के लिए, डेबिट क्रेडिट कार्ड के लिए या न्यू अकाउंट या फिक्स डिपॉजिट के लिए कस्टमर जो रिक्वेस्ट प्लेस कर सकते हैं। एमपिन चेंज, कम्युनिकेशन मोड जो है 3 तरह से है इसमें, SMS, GPRS और WAP। एक्टिवेशन कोड या पासवर्ड को चेंज करना, किसी भी ट्रांजैक्शन को इनेबल या डिसेबल करना, सर्विस नंबर को चेंज करना, फीडबैक एंड कंप्लेंट्स। तो ये सारी सर्विसेज जो है कस्टमर मोबाइल बैंकिंग के थ्रू अवेल कर सकते हैं। अभी मोबाइल बैंकिंग के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है ये तो हम लोग सब लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि कस्टमर जो है वो मोबाइल बैंकिंग के लिए या तो ब्रांच से रजिस्टर कर सकते हैं या ATM के थ्रू रजिस्टर कर सकते हैं या OTP के थ्रू सेल्फ यूज़र क्रिएशन जो है उसके थ्रू भी कर सकते हैं अगर कस्टमर के पास ATM कार्ड और पिन अवेलेबल है तो। अभी इसमें टेक्नोलॉजी एंड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स क्या हैं, तो टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स जो है यहाँ पे ऑथेंटिकेशन होता है, 2 वे ऑथेंटिकेशन, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है मोबाइल बैंकिंग में। पहला तो MPIN होता है और दूसरा OTP होता है। फिर है IMPS में जो है NPCI कंडक्ट करता है, इसको हमने पहले भी देखा फ्रेंड्स। सबसे पहले क्या हुआ था कि NPCI में से मिलकर IMPS की शुरुआत की थी SBI, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और ICICI ने अगस्त 2010 में। उसके बाद यस बैंक, एक्सिस बैंक और HDFC बैंक ने उनको ज्वाइन किया था सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 2010 में। उसके बाद नवंबर 2010 में जो है ये लॉन्च किया NPCI ने, जो कि सारे इंडियन पब्लिक जो है उसको यूटिलाइज कर सकती है। ये 24/7/365 सर्विस जो है अवेलेबल है। दिस फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड बाय NPCI थ्रू इट्स एग्जिस्टिंग NFS स्विच। ये NPCI के थ्रू जो है NFS स्विच के द्वारा ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है बैंकों को। अभी IMPS के थ्रू जो है 3 तरीके से फंड ट्रांसफर जो है किया जा सकता है। पहला है MMIT के थ्रू, यानी कि मोबाइल मनी
आइडेंटिफायर एंड मोबाइल नंबर। तो जो सेंडर और रिसीवर हैं दोनों को मोबाइल बैंकिंग के लिए रजिस्टर होना है और दोनों के पास एक यूनिक आईडी होगी जिसको कि MMID कहते हैं। MMID 7 डिजिट का कोड होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड, ये एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है कि MMID कितने डिजिट का होता है, और MMID का फुल फॉर्म भी बहुत बार पूछ चुका है। तो ईच MMID इज लिंक टू ए यूनिक मोबाइल नंबर। हर MMID जो है एक यूनिक मोबाइल नंबर से लिंक होता है, और डिफरेंट MMID कैन बी लिंक टू सेम मोबाइल नंबर। जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपका अकाउंट SBI में भी है, HDFC में भी है, एक्सिस बैंक में भी है, और तीनों बैंकों में आपने अपना एक ही नंबर दे रखा है, तो तीनों बैंक का जो है अलग अलग MMID होगा, लेकिन वो आपके एक ही मोबाइल नंबर से लिंक हो सकता है। फिर है यूजिंग IFSC कोड एंड अकाउंट नंबर। ये सबसे सिंपलेस्ट वे है, नॉर्मली हम लोग यही यूज़ करते हैं। किसी भी बैंक में अगर आपको फंड ट्रांसफ़र करना है तो उस बैंक का IFSC कोड और अकाउंट नंबर के थ्रू जो है आप फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तीसरा जो मेथड है वो है आधार नंबर यूज़ करके, जिसको कि हम लोग ABRS भी कहते हैं, यानी कि आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विसेज। तो अ रेमिटर कैन इनिशिएट IMPS ट्रांजेक्शन यूजिंग द बेनिफिशियरीज आधार नंबर। अगर जिसको भी आपको पैसा भेजना है उसके आधार नंबर के थ्रू आप पैसा भेज सकते हैं। ये उसी अकाउंट में जाएगा फ्रेंड्स जिस अकाउंट में बेनिफिशियरी का आधार नंबर लिंक्ड होगा। अनदर इम्पॉर्टेंट यूटिलिटी ऑफ दिस सर्विस विल बी डिसबर्सल ऑफ सब्सिडी पेमेंट। और इसी के थ्रू जो आधार इनेबल्ड पेमेंट रेमिटेंस सर्विस है, इसके थ्रू जो है EBT और DBT जो गवर्नमेंट बेनिफिट स्कीम ट्रांसफ़र होते हैं वो इसी के थ्रू होते हैं। अभी IMPS का जो इम्पोर्टेंट फीचर्स है वो क्या है, इसकी अवेलेबिलिटी, ये 24/7/365 अवेलेबल है। क्रेडिट एंड डेबिट कन्फर्मेशन जो है सेंडर एंड रिसीवर को मिलता है। ये सिंपल एंड इजी टू यूज़ है, ये टाइम एंड कॉस्ट इफेक्टिव है, और ये इजीली अडेप्टेबल है फॉर मर्चेंट पेमेंट्स एंड फिनेंशियल इंक्लूजन्स के लिए। कस्टमर्स रिसीविंग मनी यूजिंग अकाउंट नंबर IFSC और यूजिंग आधार नंबर मोबाइल बैंकिंग रजिस्ट्रेशन इज नॉट मैंडेटरी। फ्रेंड्स, जो सेंडर हैं उनके लिए तो मोबाइल बैंकिंग जो है वो मैंडेटरी है रजिस्टर करना, तभी वो मोबाइल बैंकिंग से पैसे भेज सकते हैं। लेकिन जिनको भेज रहे हैं यानी कि जो बेनिफिशियरी हैं उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि उसका जो है मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेट होना चाहिए। अभी नेक्स्ट जो चैनल है डिलीवरी चैनल वो है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि UPI। ये भी NPCI के थ्रू होता है, ये भी एक तरह का रिटेल पेमेंट सिस्टम है। अभी फिलहाल में जो है फ्रेंड्स 95 बैंक UPI सर्विस के लाइव मेंबर हैं। ये एक यूनिक मोबाइल एप्लीकेशन बेस्ड पेमेंट सॉल्यूशन है जहाँ पे कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के थ्रू जो है ट्रांजैक्शन प्रोसेस होता है। One can use UPI app instead of paying cash on delivery on receipt of product from online shopping or website, and can perform miscellaneous expenses like paying utility bill, over the counter payment, barcode based payment, donation, school fee and other such unique and innovative use cases। UPI ऐप के थ्रू आप कैश ऑन डिलीवरी सर्विसेज, यूटिलिटी बिल पेमेंट, काउंटर पेमेंट, ये सारी सर्विसेज जो हैं वो अवेल कर सकते हैं। तो UPI का क्या क्या जो है मेन की एस्पेक्ट्स है, यहाँ पे एक जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्रेंड कि द पेमेंट कैन बी डन यूजिंग आधार नंबर, वर्चुअल एड्रेस, अकाउंट नंबर एंड IFSC मोबाइल नंबर एंड MMID। इनमें से कोई भी एक चीज़ होने से आप UPI के थ्रू जो है पेमेंट कर सकते हैं। और ये पेमेंट जो है 1 क्लिक 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन या बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के बेसिस पे काम करता है। अभी UPI पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है, तो सबसे पहला जो है वो पेयर पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर यानी PSP, दूसरा है पेई पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर, एक जो भेज रहा है उसका सर्विस प्रोवाइडर, एक जिसको भेजा जा रहा है उसका सर्विस प्रोवाइडर। उसके बाद रेमिटर बैंक, बेनिफिशियरी बैंक, रेमिटर बैंक मतलब जहाँ से आप अमाउंट भेज रहे हैं, बेनिफिशियरी बैंक मतलब जहाँ पे बेनिफिशियरी का अकाउंट है, NPCI जो कि NFS स्विच के थ्रू काम करेगा, NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया, बैंक अकाउंट होल्डर यानी कि जो पेमेंट कर रहा है, एंड मर्चेंट्स जो कि पेमेंट जिसको रिसीव होने वाला है। अभी इसमें रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, कस्टमर प्रोफाइल क्रिएशन। सबसे पहले जो है PSP एप्लीकेशन जो है UPI का वो डाउनलोड करना है। उसके बाद उसको एक्टिवेट करने के लिए कस्टमर को SMS भेजना होगा और उसका मोबाइल नंबर आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद उसमें फिंगरप्रिंट आपको एक्टिवेट करना है अलॉन्ग विद द मोबाइल नंबर। जब UPI ऐप आपका एक्टिवेट हो जाएगा उसके बाद आपको उसमें अपना बैंक अकाउंट जो है वो रजिस्टर करना है, जिसमें कि आपको बैंक का नेम जो है वो स्पेसिफाई करना है। उसके बाद आपका अकाउंट नंबर जो है वहाँ पे मास्क करना है।
इसके बाद आपको यूपीआई पिन जनरेट करना है। यूपीआई पिन जो है नॉर्मली फ्रेंड्स 4 to 6 डिजिट का होता है यूपीआई पिन। तो ये पिन जनरेट करने के लिए सबसे पहले आपको जो इशूइंग बैंक है, जहाँ मतलब इशूइंग बैंक जिस बैंक अकाउंट का जो डिटेल्स है आप यूपीआई में ऐड कर रहे हैं, तो उसको हम लोग इशूइंग बैंक कहेंगे यहाँ पे। वो आपको एक ओटीपी भेजेगा एसएमएस के थ्रू, जिसको कि आपको वहाँ वेरीफाई करना है। उसके बाद आपको आपका डेबिट कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट और ओटीपी जो है वो वेरीफाई करना है, तब जाके आप यूपीआई का पिन जो है वो जनरेट कर सकते हैं। पीएसपी जो है आपका मोबाइल नंबर, वर्चुअल एड्रेस, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड जो है वो स्टोर करके रखता है और डिवाइस आईडी के साथ मैप करता है। ट्रांजैक्शन लिमिट यूपीआई की अभी फ्रेंड जो अपर यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट है वो 1 लाख तक है, यानी कि 1 लाख तक का जो ट्रांजैक्शन है वो यूपीआई के थ्रू आप कर सकते हैं। यूपीआई के बेनिफिट्स क्या क्या हैं? तो यूपीआई जो है वो कॉन्फिडेंशियल है, ये कभी भी वर्चुअल एड्रेस जो है सेंडर का वो शेयर नहीं होता है। ये मल्टीपल यूटिलिटी की तरह यूज़ किया जा सकता है, जैसे कैश ऑन डिलीवरी, बिल स्प्लिट शेयरिंग, मर्चेंट पेमेंट्स, रेमिटेंसेस। ये सिक्योर कनेक्शन के ऊपर काम करता है, ये 1 क्लिक 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन पे काम करता है। ये हमेशा जो है आप पिन डाल के ही यूपीआई पिन जो आपने जनरेट किया है उसके थ्रू ही आप इसमें ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसकी अवेलेबिलिटी जो है वो 24/7 है। अभी नेक्स्ट जो डिलीवरी चैनल है ये है भीम, यानी कि भारत इंटरफेस फॉर मनी। तो भीम जो है फ्रेंड्स ये भी एक यूपीआई इंटरफेस के बेसिस पे काम करता है। यहाँ पे भी आप पे एंड कलेक्ट मनी कर सकते हैं यूजिंग मोबाइल नंबर, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। वर्चुअल पेमेंट एड्रेस जो है एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है विच यू कैन यूज टू सेंड एंड रिसीव मनी ऑन यूपीआई। जिसको जो वर्चुअल पेमेंट एड्रेस है फ्रेंड्स उसको आप पैसे मंगाने में या भेजने में जो है यूटिलाइज कर सकते हैं। करेंटली इट इज़ अवेलेबल इन 12 लैंग्वेजेस। भीम ऐप जो है वो अभी 12 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है और ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया में यूज़ किया जा सकता है। डज नॉट चार्ज एनी यूज़र फॉर ट्रांजेक्टिंग ऑन भीम। और भीम के ऊपर अगर आप कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं है, ये पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। भीम यूजर्स जो है पैसे कैसे भेज सकते हैं? तो यहाँ पे वीपीए जो कि आपका यूपीआई में रजिस्टर्ड होना चाहिए, मोबाइल नंबर ये भी यूपीआई में रजिस्टर्ड होना चाहिए, आधार नंबर ये आपके किसी भी बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए। तो ये 3 तरह से आप किसी भी सेंडर जो है वो पैसे बेनिफिशियरी को भेज सकते हैं। इसकी जो लिमिट है वो है 20,000 पर ट्रांजेक्शन एंड मैक्सिमम ऑफ ₹40,000 पर डे। ये जो लिमिट है फ्रेंड्स ये आप हमेशा एक जगह नोट डाउन करके रखिए और इसको याद रखिए। मोबाइल बैंकिंग में ये 50,000 है पर डे और यूपीआई में 1 लाख है। भीम में ये 20,000 पर ट्रांजेक्शन एंड 40,000 पर डे इन अ बैंक अकाउंट जो है इसकी लिमिट है। इफ समवन लिंक्स देयर आधार नंबर इन 2 बैंक अकाउंट्स and in the event you send them money via Bheem, the money gets credited to the account where the Aadhaar number was linked the latest। यानी कि अगर किसी कस्टमर ने 2 बैंक में अपना आधार नंबर दे रखा है तो भीम के थ्रू अगर आप उसको पैसे भेजेंगे तो जिस बैंक अकाउंट ने उसने लास्ट अपना आधार नंबर जो है वो ऐड किया होगा, पेमेंट उसके उसी बैंक अकाउंट में जाएगा। On Bheem, one can initiate a collect transaction for asking money from someone। भीम ऐप में कोई अगर बेनिफिशियरी है तो वो सेंडर को रिक्वेस्ट भेज सकता है पैसे ट्रांसफर करने के लिए। तो भीम के फीचर्स क्या क्या हैं? यूजर कैन सेंड मनी यूजिंग वीपीए, अकाउंट नंबर, आईएफएससी, आधार नंबर और क्विक रिस्पॉन्स यानी क्यूआर कोड के थ्रू भी भीम से पैसे भेजे जा सकते हैं। यूजर कैन कलेक्ट मनी कलेक्ट कर सकते हैं। क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को चेक कर सकते हैं, क्यूआर कोड के स्टैटिक को व्यू कर सकते हैं। जो भी बैंक अकाउंट जो है भीम ऐप में लिंक कर रखा है आप उसको चेक कर सकते हैं। कोई अगर स्पैम यूजर्स है तो आप उसको ब्लॉक कर सकते हैं। अगर कोई आप जिसको नहीं जानते हैं और वो आपको मनी पेमेंट के लिए रिक्वेस्ट भेज रहा है तो आप उसको ब्लॉक भी कर सकते हैं। भीम ऐप को कैसे यूज़ करना है? तो सबसे पहले आपको डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है गूगल प्ले स्टोर से या एप्पल ऐप स्टोर से। फिर आपको प्रीफर्ड लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, सिम कार्ड सेलेक्ट करना है, फिर एप्लीकेशन पासकोड क्रिएट करना है, फिर आपके बैंक अकाउंट को लिंक करना है, यूपीआई पिन क्रिएट करना है और आपका डेबिट कार्ड का लास्ट 6 डिजिट और एक्सपायरी डेट जो है वो वहाँ पे प्रोवाइड करना है।
फिर आपको ये ऑप्शनल है फ्रेंड्स कि आप इसमें जो है वीपी एड्रेस को क्रिएट कर सकते हैं। सेट वन वर्चुअल पेमेंट एड्रेस एज ए प्राइमरी डिफॉल्ट वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। एक वर्चुअल पेमेंट एड्रेस को आपको प्राइमरी जो है वहाँ पे सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद यूपीआई पिन जो है आप जब भी ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपको वो ऑथेंटिकेट करने के लिए देना होगा, और आप ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में जो है अपने ट्रांजेक्शन स्टेटस को चेक भी कर सकते हैं। एक और डिलीवरी चैनल है जो कि है स्टार 99 हैज। स्टार 99 हैज जो है फ्रेंड वो यूएसएसडी यानी कि अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा के बेसिस पे काम करता है। तो स्टार 99 हैज वर्क्स ऑन अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा, नीड टू हैव मोबाइल इंटरनेट फैसिलिटी, नो नीड टू हैव मोबाइल इंटरनेट फैसिलिटी। आपको जो यूएसडी बेसिस पे जो काम करता है स्टार 99 हैज, इसके लिए आपको कोई भी इंटरनेट फैसिलिटी की जरूरत नहीं है। और ये अभी 12 डिफरेंट लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग हिंदी एंड इंग्लिश में जो है इसको कस्टमर यूज कर सकता है। इसके थ्रू क्या क्या सर्विसेज आप अवेल कर सकते हैं, तो फिनेंशियल, नॉन फिनेंशियल एंड वैल्यू एडेड। फिनेंशियल में अगर किसी को पैसे भेजने हो यूजिंग मोबाइल नंबर, यूपीआई आईडी, आधार नंबर, अकाउंट नंबर प्लस आईएफएससी एंड यूपीआई आईडी और मोबाइल नंबर, तो इतने थ्रू के बेसिस पे आप जो है पैसा किसी को भी सेंड कर सकते हैं या रिक्वेस्ट कर सकते हैं मनी यूजिंग यूपीआई आईडी। उसके बाद नॉन फिनेंशियल में आप अकाउंट बैलेंस जान सकते हैं, यूपीआई पिन सेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं और लास्ट 5 ट्रांजैक्शन जो है वो देख सकते हैं। वैल्यू एडेड सर्विसेज के लिए आपको स्टार 99 हैज यानी कि 2 बार स्टार 99 के बाद हैज प्रेस करना है। तो वैल्यू एडेड सर्विसेज में आप आधार लिंकिंग स्टेटस देख सकते हैं, और आपका अगर प्रधानमंत्री जन धन योजना अकाउंट में अगर कोई ओवरड्राफ्ट स्टेटस है तो उसकी इंक्वायरी कर सकते हैं। इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या है, सबसे पहले तो केवाईसी, मोबाइल नंबर जो है अकाउंट के साथ लिंक होना चाहिए, आपका यूएसएसडी मोबाइल बैंकिंग जो है वो रजिस्टर होना चाहिए, आपके पास एमएमआईडी होना चाहिए और एमपिन होना चाहिए। इसमें फंड ट्रांजैक्शन की जो लिमिट है फ्रेंड, उसमें सीलिंग जो है 5000 पर ट्रांजैक्शन, यानी स्टार 99 हैश के थ्रू आप 5000 जो है ट्रांजैक्शन एट अ टाइम कर सकते हैं। फीचर्स ऑफ स्टार 99 हैश सर्विसेज, ये वर्क्स अक्रॉस ऑल जीएसएम हैंडसेट जो है उसमें ये काम कर सकता है। ये मेनू बेस्ड एप्लीकेशन है, जब भी आप स्टार 99 हैश प्रेस करेंगे तो आपके मोबाइल में मेनू के थ्रू जो है एसएमएस आएगा, फिर उसमें से जो भी आपका ऑप्टेड ऑप्शन है, जैसे अगर आप 1 चाहते हैं या 2 चाहते हैं या 3 नंबर की सर्विस चाहते हैं तो आपको वो नंबर प्रेस करना होता है। तो ये उस बेसिस पे काम करता है, और ये भी राउंड द क्लॉक मतलब 24/7 आपका काम करेगा। ये जितने भी जीएसएम ऑपरेटर मोबाइल हैंडसेट है ये इसके ऊपर काम करता है। एडिशनल चैनल फॉर यूजिंग भीम ऐप एंड की कैटलिस्ट फॉर फिनेंशियल इंक्लूजन। फिनेंशियल इंक्लूजन में भीम के अलावा जो है इसको भी कस्टमर यूज कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट जो डिलीवरी चैनल है वो है इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग भी जो है काफ़ी पॉपुलर है। इसमें बहुत कुछ दिया हुआ है फ्रेंड्स जो कि हम लोग नॉर्मली जानते हैं, तो मैं यहाँ पे सिर्फ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट वो डिस्कस करूंगी। तो मूवमेंट ऑफ बैंकिंग सर्विसेज टू इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी वुड ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग चेंजेस। जो भी बैंकिंग सर्विसेज में इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी चैनल्स आए उसकी वजह से बैंकिंग में क्या क्या चेंजेस आया। तो रिडक्शन ऑफ ज्योग्राफिक बैरियर्स, यानी कि अब कस्टमर कहीं से भी बैंकिंग सर्विस जो है वो यूटिलाइज कर सकता है। कमोडिटाइजेशन ऑफ बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड न्यू कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी डिप्लॉयड बाय बैंक्स। तो ये 3 जो है ये बैंकिंग सर्विसेज जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो डिलीवरी चैनल्स आया बैंकिंग सेक्टर में उसकी वजह से ये सारे चेंजेस बैंकिंग सर्विसेज में हुए। अभी इंटरनेट बैंकिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, तो इंटरनेट बैंकिंग जो है ये इंटरनेट के थ्रू कस्टमर को प्रोवाइड किया जाता है। ये 3 तरह के होते हैं। पहला तो होता है बेसिक लेवल सर्विस, जहाँ पे कि कस्टमर जो है इन जनरल अपने अकाउंट्स और बैंकिंग सर्विसेज के बारे में जानकारी ले सकता है। दूसरा है सिंपल ट्रांजैक्शनल वेबसाइट, जिसमें कि कस्टमर को सिर्फ जो है व्यू राइट मिलते हैं, जहाँ पे कस्टमर जो है अपने अकाउंट के ट्रांजैक्शन को देख सकता है। नेक्स्ट जो है वो है फुल्ली ट्रांजैक्शनल वेबसाइट, यहाँ पे कि कस्टमर अपने अकाउंट से जो है मनी ट्रांजैक्ट भी कर सकता है, रिक्वेस्ट भेज सकता है। तो वो सारे जो है फुल्ली ट्रांजैक्शनल वेबसाइट में आएंगे। तो इसके बेनिफिट फ्रेंड्स दिए हुए हैं, वही सेम है कि यहाँ पे जोग्राफिकल बैरियर्स जो है वो रिमूव हुआ, कस्टमर कहीं से भी जो है बैंकिंग सर्विसेज जो है वो अवेल कर सकता है।
ये सिक्योर्ड होता है काफ़ी, ये इनक्रिप्टेड और डी इनक्रिप्टेड, मिनिमम की लेंथ ईटीसी जो होती है, फायरवॉल्स, वेरिफिकेशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी सिक्योरिटी मेजर्स जो है वो बैंकों को प्रोवाइड करनी होती है इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से। कॉस्ट ऑफ डिलीवरी जो है वो इंटरनेट बैंकिंग में काफ़ी कम होता है। थ्रू इंटरनेट इज सेवरल टाइम्स लेस दैन द ट्रेडिशनल डिलीवरी मेथड्स, यानी ट्रेडिशनल डिलीवरी मेथड्स जो है, जो कि हम लोग ओवर द काउंटर थ्रू एम्प्लॉय कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इन कंपैरिजन टू इंटरनेट बैंकिंग का कॉस्ट काफ़ी कम होता है। अभी इंटरनेट बैंकिंग में जो है क्या क्या सर्विसेज ऑफर्ड होती हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पे कस्टमर अपने अकाउंट का बैलेंस देख सकता है, लास्ट फ्यू ट्रांजेक्शन देख सकता है, स्टेटमेंट जनरेट कर सकता है, फंड ट्रांसफ़र कर सकता है, उसके बाद अपने टैक्सेस पे कर सकता है, रेकरिंग या लोन अकाउंट्स को व्यू कर सकता है, कोई डायरेक्ट टैक्स का पेमेंट है तो वो कर सकता है, यूटिलिटी बिल पेमेंट कर सकता है, टिकट्स बुक कर सकता है, म्यूचुअल फंड परचेज कर सकता है, या फिर मर्चेंट इस्टेब्लिशमेंट, अलग अलग कोई मर्चेंट में अगर उसको पेमेंट करना है तो वो पेमेंट भी कर सकता है। अब इंटरनेट बैंकिंग के लिए कौन कौन से कस्टमर जो है वो एलिजिबल हैं, तो जो भी इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट कस्टमर है वो एलिजिबल है फ्रेंड्स। प्रॉपर्टी कंसर्न्स, लिमिटेड कंपनीज, पार्टनरशिप, ट्रस्ट सोसाइटी, ये सारे जो है इनेबल हैं इंटरनेट बैंकिंग के लिए। और ये केवाईसी और एएमएल जो है वो कंप्लाई होना चाहिए कस्टमर्स का। मोड ऑफ ऑपरेशन जो है वो हमेशा सिंगल, आइदर सर्वाइवर या एनी वन और सर्वाइवर जो है जिस अकाउंट में, वहीं पे हम लोग इंटरनेट बैंकिंग जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर किसी अकाउंट में मैंडेट जो है ज्वाइंटली दिया हुआ है या माइनर का अकाउंट है तो वहाँ पे हम लोग इंटरनेट बैंकिंग जो है वो प्रोवाइड नहीं करते हैं। ऐसे अकाउंट जो है वो इंटरनेट बैंकिंग के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। अभी कस्टमर इंटरनेट बैंकिंग जो है वो कैसे अवेल कर सकता है सर्विसेज, तो कस्टमर को जो है रजिस्टर करना होता है। ये कस्टमर ऑनलाइन रजिस्टर कर सकता है सेल्फ यूजर क्रिएशन के थ्रू, वेबसाइट ऑफ द बैंक। वहाँ पे उसको उसका जो है एटीएम कार्ड का डिटेल्स प्रोवाइड करना होता है, उसके कोई भी एक ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करना होता है, ओटीपी वेरीफाई करना होता है, उसके बाद ही वो जो है अपना यूज़र क्रिएट कर सकता है, यूज़र आईडी और पासवर्ड। या फिर कस्टमर जो है इन पर्सन ब्रांच विजिट करके भी अपना रिक्वेस्ट जो है वो सबमिट कर सकता है। द कस्टमर कैन चेंज हिज पिन, कस्टमर जो है अपना पिन या पासवर्ड जो है वो चेंज कर सकता है आफ्टर लॉगिन। आरबीआई गाइडलाइंस वही सारे सेम है फ्रेंड्स, कि बैंकों को जो है वो कस्टमर मैंडेट पे जो है वो इंटरनेट बैंकिंग प्रोवाइड करनी है, सिक्योर कनेक्शन प्रोवाइड करना है, तो ये सारे आरबीआई मैंडेट्स हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट डिलीवरी चैनल है वो है इंटरनेट पेमेंट गेटवे। इंटरनेट पेमेंट गेटवे जो है एक इंटरफेस है बिटवीन मर्चेंट एंड कंज्यूमर्स फॉर सिक्योर इंटरनेट पेमेंट यूजिंग क्रेडिट और डेबिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग। तो ये एक ई गेटवे की तरह होता है फ्रेंड्स, जहाँ पे कि कस्टमर जो है मर्चेंट्स को पेमेंट कर सकते हैं, और ये पेमेंट जो है वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड, रुपए कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। अभी कस्टमर लाइबिलिटी ऑन अनऑथराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन, फ्रेंड्स ये हम लोग ने BCSBI जब डिस्कस किया था तो वहाँ भी हमने देखा था, एक बार यहाँ पे भी हम लोग एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो कस्टमर की लाइबिलिटी क्या है और बैंक की लाइबिलिटी क्या है अगर कोई फेल्ड ट्रांजैक्शन होता है तो लाइबिलिटी ऑफ द कस्टमर इन रिस्पेक्ट ऑफ अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन हम लोग पहले देखेंगे। तो जीरो लाइबिलिटी ऑफ ए कस्टमर, जीरो लाइबिलिटी कब होती है कस्टमर की, अगर कस्टमर के साथ कोई फ्रॉड या नेग्लिजेंसी होती है ऑन द पार्ट ऑफ द बैंक और थर्ड पार्टी ब्रीच। अगर कोई थर्ड पार्टी या बैंक के किसी एरर की वजह से या किसी ऑपरेशनल फॉल्ट की वजह से अगर कस्टमर को कोई लॉस होता है तो वहां पे कस्टमर की जीरो लाइबिलिटी होती है। फिर है लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ ए कस्टमर। लिमिटेड लाइबिलिटी कहाँ अराइज होगी, तो अगर कोई ट्रांजेक्शन जो है कस्टमर के नेग्लिजेंसी की वजह से होती है तो वहां पे पूरा का पूरा जो लॉस है वो कस्टमर को बेयर करना पड़ेगा। और अगर बैंक या किसी थर्ड पार्टी की वजह से होती है तो कस्टमर ने अगर उसको इन्फॉर्म किया बैंक को और ये उसको इन्फॉर्म करना होता है 4 to 7 वर्किंग डेज में, तो वहां पे जो ट्रांजैक्शन लाइबिलिटी है कस्टमर की शैल बी लिमिटेड टू द ट्रांजैक्शन वैल्यू और द अमाउंट मेंशन्ड एज गिवन बिलो विच एवर इज लोअर। अगर ये BSBD अकाउंट से रिलेटेड है तो 5000 तक की लाइबिलिटी कस्टमर की होती है। ऑल अदर SB अकाउंट, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, कैश क्रेडिट, करंट अकाउंट, ओवरड्राफ्ट, लिमिट अप टू 25 lakhs एंड क्रेडिट कार्ड लिमिट अप टू 5 lakhs, 10,000 तक की लाइबिलिटी कस्टमर की होती है। अदर कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट अकाउंट, क्रेडिट कार्ड विथ लिमिट अबव 5 lakhs,
25,000 तक की लिमिट लाइबिलिटी जो है वो कस्टमर के पास होती है। अब अगर कस्टमर ने बियॉन्ड 7 वर्किंग डेज जो है रिपोर्ट किया है फ्रॉड के बारे में या अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन के बारे में, तो वहां पे कस्टमर लाइबिलिटी जो है वो एज पर बैंक्स बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी डिसाइड की जाती है। अभी टाइमलाइन जो है वो अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन अमाउंट को रिवर्स करने का जो है वो है लाइबिलिटी ऑफ द कस्टमर इफ एनी एस्टैब्लिश विद इन सच टाइम बट नॉट एक्सीडिंग 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ द कंप्लेंट्स, यानी कि 90 डेज के अंदर जो है वो कस्टमर को रिजोल्यूशन प्रोवाइड करना है अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन के लिए। अगर कोई बैंक जो है वो कंप्लेन को रिजॉल्व करने में या कस्टमर लाइबिलिटी को डिटरमाइन करने में अगर अनेबल होती है विद इन 90 डेज, तो उसको कस्टमर को कंपनसेशन पे करना है एज पर प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स। अगर कोई डेबिट कार्ड या बैंक अकाउंट से रिलेटेड अगर कोई अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन है तो कस्टमर को इसमें कोई भी लॉस ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बेयर नहीं करना होगा। एंड इन केस ऑफ क्रेडिट कार्ड कस्टमर डज नॉट बेयर एनी एडिशनल बर्डन ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि अगर डेबिट कार्ड या बैंक अकाउंट से रिलेटेड अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन है तो वहां पे कस्टमर को अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन की वजह से कोई भी इंटरेस्ट का लॉस नहीं होगा, बैंक उसको विथ इंटरेस्ट जो है वो कंपनसेट करेगी। और अगर क्रेडिट कार्ड में कोई अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन का लॉस है तो कस्टमर को उसके लिए कोई भी एडिशनल जो है इंटरेस्ट पे नहीं करना होगा। अभी बर्डन ऑफ प्रूफ, कोई भी अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन जो है उसको प्रूफ करने का जो राइट है वो बैंक के पास होता है। बैंक अप्रूव्ड पॉलिसी फॉर कस्टमर प्रोटेक्शन, जो भी कंपनसेशन पॉलिसी होता है कस्टमर प्रोटेक्शन के लिए फॉर अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन, ये बोर्ड अप्रूव करती है। और ये जो पॉलिसी है वो हमेशा ट्रांसपेरेंट और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होना चाहिए। और ये पॉलिसी जो है ऑलवेज बैंकों को अपने वेबसाइट पे पब्लिश करना होता है, डिस्प्ले करना होता है along with the details of grievance handling and escalation procedure। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा ये जो चैनल है डिलीवरी चैनल इन रिटेल बैंकिंग यही खत्म होता है। तो आपको अगर हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।